1968 के बाद ही शुरू हुई। तो उसके पहले तो अंग्रेजी में ही कमेंट्री होती थी। तो अब उनकी कमेंट्री की, जैसे बच्चे गाना गाते हैं ना, बाथरूम में गाते हैं, बाहर निकल कर गाते हैं, कोई गुनगुनाने लगता है, तो मैं कमेंट्री उन्हीं की भाषा में अंग्रेजी में करता था। तो मेरा शौक वहीं से था और मुझे लगता था कि ये तो बड़ी मजेदार विधा है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मैं कभी कमेंटेटर बन पाऊंगा। फिर मुझे याद है जब मैं 13 वर्ष का था, तब 1959-60 की बात है, तब जो रिची बेनो जो ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान थे और विश्व विजयी ऑस्ट्रेलियन टीम थी, तो वो भारत आई हुई थी और मैंने बड़ी जिद पकड़ी अपने पिताजी से कि मुझे तो मैच देखना है। देखिए, गरीबी का आलम था। 15 रुपए महीने के मकान में हम लोग किराए से रहते थे। हम 4 भाई, चारों इंजीनियर, मतलब 3 एमटेक हैं जिस मेरे 3 भाई। मैं ही कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन फिर भी इंजीनियर हूँ। चेहरे से शायद नहीं लगता होगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं इंजीनियर भी हूँ। लेकिन मेरे भाइयों की तुलना में अक्सर मेरे साथ मेरे माता पिता बहुत सहानुभूति बरतते थे कि कमजोर विद्यार्थी, शारीरिक रूप से भी और पढ़ाई के रूप में भी, उनको लगता था कि इसका निस्तार मुश्किल है। तो मैंने जिद पकड़ी कि भाई मुझे तो बंबई जाना है और मैच देखना है। और मैं जमीन में लौट जाता था, धूल में लौट जाता था, तो पिताजी बड़े घबराते थे। देखिए, उनको क्रिकेट से तो प्यार नहीं था, लेकिन उनको अपने बेटे से प्यार था। तो वो मेरी जिद पूरी करने के लिए मान गए। माँ ने तो एक चपत भी लगाई कि इसी गरीबी के टाइम में इसको कहाँ बंबई ले जाओगे और पैसा कैसे आएगा और कैसे खर्च करोगे। लेकिन फिर भी पिताजी मुझे बंबई ले गए। अब उन्हें तो पता नहीं था, न मुझे मालूम था कि 50,000 लोग अगर अंदर बैठे रहते हैं तो 50,000 लोग ब्रिबन स्टेडियम के बाहर खड़े रहते हैं इस फिराक में कि कहीं से अंदर जाने का मौका तो मिले। तो हम पिता पुत्र 4 दिन तक टिकट की तलाश में स्टेडियम के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई। उसने कहा कि आप लोग, वो पहचान लिया कि 4 दिन से भटक रहे हो, क्या कोई जुगाड़ नहीं जमा गया? तो पिताजी ने कहा, देखिए मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, ये बेटा इंदौर से आया है, इसका दिल टूट जाएगा, तो ये अगर देख सके तो बड़ा एहसान होगा। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि देखो, अब एक काम करना हूँ, जैसे ही चाय पान के समय एक रेला बाहर आता है ना, चाय वाय पीने, मूंगफली खाने, तब आपको मैं इस बच्चे को अंदर कर दूंगा। लेकिन पिताजी को कहा कि आपको बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा, आपको मैं अंदर नहीं कर पाऊंगा। तो अब देखिए, मैं 13 साल का था, संवेदनाएं ऐसी जागृति नहीं थी कि आदरणीय पिताजी बाहर खड़े रहेंगे और मैं अंदर चला जाऊंगा। उस पुलिस वाले ने कहा तो मैं तो खुश हो गया और मुझे उसने अंदर ठेल दिया। मैं तो चला गया और पिताजी बाहर ही खड़े रह गए। मैं अंदर जाके देखा मैंने कि नॉर्मन ओनील, नील हार्वे, रिची बेनो, बापू नाडकर्णी बॉलिंग कर रहे थे उस समय। नील हार्वे और नॉर्मन ओनील की भागीदारी चल रही थी। दुनिया के इतने बड़े बैट्समैन जिनके मैं फोटो अपने एल्बम में लगाया करता था, उनको हुबहू रूबरू देखने का मौका। तो मैंने देखा, उनकी भागीदारी देखी, एटमॉस्फेयर देखा, वहां का जो वातावरण, माहौल ऐसा था कि कहीं नारे लग रहे थे, कहीं भारत जिंदाबाद लग रहे थे, भारत का तिरंगा झंडा कोई लहरा रहा था। तभी मैंने देखा कमेंट्री बॉक्स पर मेरी नजर पड़ी। तो मैंने पूछा कौन कमेंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, तो लोगों से पूछा तो किसी ने कहा कि यहाँ पे बॉबी तलियार खां और विजय मर्चेंट कमेंट्री कर रहे हैं। तो मैंने वो जगह देखी और देखी क्या जगह है ये, मतलब बर्ड्स आई व्यू। उस जगह स्विंग और कट और सब, हम नीचे ही बैठे थे वहीं पर। तो मैंने कहा यहाँ तो बर्ड्स आई व्यू है और क्या कभी वहां बैठने का मौका मिल सकता है? ये तो सोचा नहीं था कि मैं भी कभी कमेंटेटर बनूंगा। तो देखिए, कई बार जंगली सपने जो होते हैं ना, कैसे सच होते हैं। अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच सन 1972-73 में जब टॉनी लुइस की टीम भारत आई, अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच मैंने उसी ब्रेबोन स्टेडियम से और उसी कमेंट्री बॉक्स से किया। तो शुरुआत तो ऐसे हुई और जब 19 साल का था, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, तभी एक आदेश आया सरकार का कि भाई हिंदी में कमेंट्री होनी ही है और इस दिनांक तक होनी है। रणजी ट्रॉफी मैच चलता था, 1968 की बात थी ये। तो मैं तो कुछ लेख लिखा करता था अखबार में, यदा कदा एकाध कुछ लेख छपे होंगे मेरे। तो मैं पहुंच गया एक दिन आकाशवाणी और स्टेशन डायरेक्टर के पास जाकर कहा कि मैं कमेंट्री कर सकता हूं, मुझे मौका दीजिए। तो उन्होंने पहले मुझे नीचे से ऊपर तक देखा
मुझे अभी तक उनकी मुस्कुराहट याद है। फिर मुस्कुराए वो और उन्होंने कहा कि बॉय सिंपली गेट आउट। आप भाई तजुर्बे के सफेद बाल तो आओ लाओ पहले, पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम करके उन्होंने भगा दिया मुझे। तो मैं भी भाग आया, कोई इज्जत का कोई सवाल नहीं, पता ही नहीं था इज्जत क्या होती है। गरीबी के दिन थे, बाहर आ गए, घर पे आ गए, फिर शायद आखिरी दिन तक कोई मिला ही नहीं उनको कमेंट्री करने के लिए। तो और दिन आ गया जिस दिन कमेंट्री, और कई क्रिकेटर्स को भी बोला उन्होंने। क्रिकेटर्स ने कहा मूर्खतापूर्ण कार्य है, हिंदी में कोई कमेंट्री हो सकती है क्या? ये एफपीएस सिस्टम का खेल है, फुट पाउंड सेकंड से शुरू होता है, 22 यार्ड्स का खेल है, इसमें हिंदी की कमेंट्री का क्या काम? बोले अजीब मजाक करते हो। तो कैसे करोगे? क्या सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन बोलोगे, या डीप फाइन लेग को लंबी पतली टांगे बोलोगे? क्या बोलोगे आप? तो कैसे कमेंट्री हो ही नहीं सकती हिंदी में। तो बोले मूर्खतापूर्ण कार्य, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जब कोई नहीं मिला और सरकारी आदेश था, तो उनको याद आया कि एक पागल सा लड़का निकर पहनकर आया था, उसको फिर से पकड़ते हैं, वो शायद कुछ कर गुजरे। तो फिर मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया वहां पर, और उन्होंने कहा कि जरा इमेजिनरी कमेंट्री करके बताइए आप, मतलब काल्पनिक कमेंट्री करके बताइए। तो मैंने धड़ाधड़ अंग्रेजी में प्रैक्टिस तो करता ही था, अंग्रेजी में कमेंट्री करके बताई, तो वो बड़े प्रभावित हुए। मैंने कहा सर आपको जॉन अर्लॉट की शैली में चाहिए या ब्रायन जॉनसन की शैली में चाहिए? उस शैली में करके बताता हूँ। तो वो बड़े प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने कहा हमें तो हिंदी में कमेंट्री करनी है। तो खैर मैंने हिंदी में कमेंट्री की, अच्छी तो नहीं की होगी, लेकिन उनको लगा कि काम चला लेगा ये लड़का, इसको हिंदी विंदी ठीक है, धारा प्रवाह बोल लेता है, तो काम चला लेगा। तो मुझे पहला मौका 1968 में इस तरह मिल गया, जब मैं कॉलेज का विद्यार्थी था। और पहला मौका क्या मिला और पहली कमेंट्री क्या की, कहते ना प्याले में तूफान आ गया। अखबारों ने लिखा है कि जिंदगी भर सीखें तब भी कमेंटेटर नहीं बन सकते। किसी ने कहा निकृष्ट कमेंट्री, किसी ने कहा कि ये तो क्रिकेट की हत्या है, क्रिकेट खेल की आत्मा पर चोट है, ऐसा भी लिखा। और बड़ी निराशा हुई। पिताजी ने कहा देखे भाई ये तुम लड़के हो, तुम इसको मजाक समझ रहे हो क्या? परिवार का नाम खराब हो रहा है, ये तो अच्छा तरीका नहीं है। कुछ या तो अच्छी कमेंट्री करने की कोशिश करो, हिंदी सीखो और वो तमाम टर्मिनोलॉजी बनाओ हिंदी की, उसके बाद करो, नहीं तो छोड़ दो इसको, परिवार का नाम क्यों खराब करते हो? मेरी बात घर कर गई। उन्होंने एक बात कही जो जिंदगी में मेरा मूल मंत्र बन गया। उन्होंने कहा कि चीजों को महसूस करो, अंग्रेजी में सोचना बंद करो, चीजों को महसूस करो और कोशिश करो कि जो आप महसूस करा रहे हो वो लोगों को महसूस कराओ। अगर आपके शब्द आपका साथ देंगे तो आप इस काम में सफल हो जाओगे कि सामने वाले को आप महसूस कराओगे। तो ये बात मेरे मन में घर कर गई। तो मैंने सोचा कि कैसे हो सकती है। स्ट्रोक्स जो होते हैं ना, जैसे स्क्वायर कट करता है, तो मैंने सोचा क्या करता है बैट्समैन, अंग्रेजी में सोचना बंद कर दिया, दिमाग लगाना बंद कर दिया। मुझे मालूम था कि हमारी भाषाओं में बड़ा दम है, चाहे मराठी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, इनमें बड़ा दम है और अगर आप सही ढंग से करेंगे तो ये काम किया जा सकता है। तो मैंने फिर कहा कि देखा कि एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आती है, शॉर्ट पिच गेंद आती है, बल्लेबाज अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बना लेता है और फिर स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए। तो ये जो भाषा बनी ना, इसमें भाषा भी बन गई और शैली भी बन गई। और मेरी बड़ी किस्मत थी देखिए कि मैंने किसी की कमेंट्री सुनी नहीं थी, क्योंकि कोई करता ही नहीं था, सुनेंगे कैसे। विद्यार्थी तो बहुत मामूली था, 4 साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो अगर कोई करता होता तो शायद मैं उसकी नकल करने बैठ जाता। चूंकि कोई कमेंट्री नहीं करता था तो मुझे अपनी शैली और अपनी भाषा और क्रिकेट की भाषा खुद बनानी पड़ी। और मुझे खुशी है कि आज देश भर में वही भाषा चल रही जो मैंने उस समय बनाई थी। तर नमस्कार। आता जेव्हा सुशील दोशी सर बोलत होते तेव्हा तुम्हालाही असं वाटलं असेल की आपण रेडिओ ऐकतोय की काय, आणि सरांची ती बोलण्याची पद्धत, बोलण्याची शैली जी तेव्हा होती 51 वर्षापूर्वी, आज तशीच आहे। क्रिकेटमध्ये एक म्हण आहे, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमनंट।
तर कॉमेंट्रीमध्ये तो सुशील सरांना लागू होतो की त्या काळातला जोश आणि आजच्या काळातला जोश हा अजूनही तसाच आहे. मी गेली 16 वर्ष कॉमेंट्री करतोय, पण आत्ता सरांनी त्यांच्या पहिल्या मॅचचा अनुभव सांगितला. मी जेव्हा रेडिओवर पदार्पण केलं, पहिली मॅच रेडिओवर केली, तेव्हा माझे कॉमेंट्री पार्टनर हिंदीमध्ये सुशील दोशी होते. तेव्हा विचार करा मला काय वाटलं असेल की मी इंग्लिशमध्ये बोलतोय, पहिली मॅच आहे, बरं माझ्या बाजूला असे आहेत जे हिंदी कॉमेंट्रीचे जनक आहेत, त्यांची हिंदी ऐकून मला त्यांना रिस्पॉन्ड करायचं आहे. आणि तेव्हापासून मला जो त्यांच्याबद्दलचा आदर होता तो आदर तर आणखीन वाढला. आणि आज ही मुलाखत घेताना तर तो आदर अगदी कुठला कुठे गेलाय ह्याचं शब्दात वर्णन करणं खरंच कठीण आहे. तर अशी ही मुलाखत 2 भागात होणार आहे. तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की प्रोफेसर देशमुख जे आहेत ते सरांचं व्यक्तिमत्व जे आहे ते उलगडण्याचा प्रयत्न करतील. आणि मी जो वर्ल्ड कप आहे किंवा क्रिकेट विषयी ज्या गोष्टी आहेत, वर्ल्ड कप, येणारा वर्ल्ड कप आहे, सरांनी जे 10 वर्ल्ड कप मध्ये काम केलेलं आहे त्याच्याबद्दल काही गोष्टी ऐकण्याचा, त्यांच्याकडनं काढून घेण्याचा माझा प्रयत्न असेल. तर तशी ती मुलाखत आपण 2 स्टेप्समध्ये पुढे नेऊया. सर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 1975 का जो वर्ल्ड कप हुआ और अभी 2023 का होने वाला है, वो 13वां वर्ल्ड कप होगा. आप ऐसे कमेंटेटर हैं जिन्होंने 60 ओवर का वर्ल्ड कप किया है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप किया है, T20 का वर्ल्ड कप किया है. मालूम नहीं अभी 10 ओवर का भी हो सकता है, रुकेंगे उसके लिए, उसमें भी आप जरूर करेंगे. पर क्रिकेट बदलता गया. 60 ओवर्स, 50 ओवर्स, 20 ओवर्स, रेड बॉल, व्हाइट क्लोथिंग, कलर्ड क्लोथिंग, आपने ये सारे पहलू देखे हैं. और इंडियन क्रिकेट को 51 ईयर्स, 51 साल आप देख रहे हैं. कैसा ये क्रिकेट बदला है? आप वही उसी जोश में कमेंट्री कर रहे हैं. जो क्रिकेट बदल रहा है आप भी बदल रहे हैं, इसके लिए तो आपका अप्रिसिएशन होना चाहिए. पर कैसे ये क्रिकेट बदला है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए सर. बहुत समझ, जिंदगी का निचोड़ ही है ये है. देखिए, क्रिकेट जिंदगी जीने का एक तरीका है. क्रिकेट इज ए वे ऑफ लाइफ, जैसा कहते हैं ना. जितने उतार चढ़ाव जिंदगी में होते हैं उतने ही उतार चढ़ाव क्रिकेट में भी देखने को मिलते हैं. कई बार लगता है कि हम हार रहे हैं, फिर आशा बनती है, दरवाजा बंद होता है आशाओं का, फिर हम टांग लगाकर उसमें दस्तक, वो कहते हैं ना कि एक टांग अड़ा देते हैं और नई आशा फिर से संजोते हैं. तो ये तमाम चीजें, क्रिकेट हमको जिंदगी के बहुत सारे पहले पहलू और बहुत सारी आध्यात्मिक चीजें सिखाता है. तो क्रिकेट से बहुत सीखने को मिलता है. देखिए, क्रिकेट, ये बात सही है कि पहले मैंने तो टेस्ट मैच भी बहुत सारे किए, आप मालूम ही है. तो पहले 6 दिन का टेस्ट मैच भी होता था, फिर 5 दिन का हुआ, और फिर अब तो रात में भी टेस्ट मैच, और गेंद भी गुलाबी होने लग गई टेस्ट मैच में भी. बहुत बदलाव हो रहे हैं. एक बात मैं जानता हूं, देखिए कि जिंदगी भर में जो बदलाव जो है, परिवर्तन है, ये जिंदगी का एक तरीका है. परिवर्तन होते रहेंगे. अगर आप वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त आपको ठुकरा देगा. तो वक्त के साथ चलना बहुत जरूरी होता है. एक बार मेरा बेटा जो है ना, एक बहुत सफल बिजनेसमैन है, मुझसे ज्यादा होनहार है, मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली भी है बिजनेस में. तो वो एक बार मैंने उससे पूछा, उसने मेरी जिंदगी बदल दी. मैंने उससे करीब 15 साल पहले पूछा था कि हाउ कैन आई हेल्प यू इन योर बिजनेस. तो उसने कहा, बाय नॉट कमिंग हियर. आप समझे ना. उसने कहा कि आप यहाँ मत आइए, यही सबसे बड़ी मदद है. तो मेरे समझ में नहीं आया कि क्या अर्थ हुआ. मैंने बुरा नहीं माना, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, क्या अर्थ हुआ इसका. तो उन्होंने कहा, देखिए, आपकी पीढ़ी जो है वो सोचती है कि पैसा बचाओ, ये खर्च मत करो, वो खर्च मत करो, आप दिन भर यहाँ पर टांग अड़ाते रहेंगे. और हमारी पीढ़ी है वो महत्वाकांक्षी पीढ़ी है, जल्दी जल्दी आगे बढ़, क्योंकि आप जो खर्च कर रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा तेजी से हम कमाते हैं. तो आपका सोच उस तरह का है क्योंकि आपने मुश्किल के दिन देखे. उसने मुझे समझाया. लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि थोड़ी बहुत तो चोरी चकारी सब होगी, लेकिन उसको मानते हुए आगे बढ़ना है और फिर भी आगे बढ़ते जाना है. ये मेरे समझ में आया कि वक्त के साथ मुझे भी बदलना पड़ेगा. जब 6 दिन का टेस्ट मैच या 5 दिन का टेस्ट मैच करता था तो क्रिकेट की गहराइयों की बात करता था, तकनीकी कुशलताओं की बात करता था. गावस्कर खेल रहे हैं तो ऊंची जाती कोहनी, फुटवर्क कैसा रहता है, ये तमाम चीजें. पहले बात, गेंद किस तरह से आ रही है, टप्पा खाने के बाद किधर निकल रही. कमेंट्री का सबसे बड़ा उसूल ये कि जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, तब आपको सोचना चाहिए जैसे आप ही बोल रहे हैं, और तुरंत आप जैसे ही हो जाते
तुरंत बन जाते हैं बैट्समैन, फिर आपकी भावना बैट्समैन की तरह हो गई, फिर बैट्समैन की तरह सोचने लग जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही फील्डर के पास जाती है और फील्डर बाउंड्री लाइन की तरफ दौड़ रहा है तो मुझे लगता है जैसे मैं ही फील्डर हूं और मैं ही दौड़ रहा हूं। ये जब आप भावना जब तक मन में नहीं आएगी ना, आप उन क्षणों को उतार कर वापस पब्लिक में दे नहीं सकते, पब्लिक को वैसा महसूस नहीं करा सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि हर, चाहे बॉलर हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे फील्डर हो, उसकी भावना अपने मन में लाकर उस तरह से बात करो। तो ये एक तरीका है। और ये जो मैंने आपने जो प्रश्न पूछा उसका कारण यही कि वक्त के साथ मैं बदलता रहा। छोटा क्रिकेट, छोटे प्रारूप का क्रिकेट है, T20 क्रिकेट, रोमांच ज्यादा भरता हूँ, मतलब आवाज थोड़ी ज्यादा, पिच बड़ी, लेकिन मिठास कभी नहीं खोना। ये तमाम ऊंची पिच होने का मतलब ये नहीं कि आपने मिठास खो दी, भाषा, आवाज मीठी ही रखी है। जिसने न समझा समय को उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। समय के साथ तो बदलाव जरूरी है, ये ठीक भी है, लेकिन बदली नहीं आपकी ईमानदार आवाज। मुझे याद है आंखों देखा हाल में आपकी जो जीवनी है, आत्मकथा है, उसमें आपने लिखा है पिताजी ने आपसे कहा था कि सबसे जरूरी क्या है कमेंट्री में, तो वो जरूरी है ईमानदार आवाज। और ये जो ईमानदार आवाज है उसको आप संजोए हुए आगे बढ़ते रहे। पिताजी के बारे में तो आपने कहा, लेकिन आपकी माताजी थी जिनको आपके खेलने में, खेल कूद में ज्यादा रुचि नहीं थी। वे ऐसा कहती थी कि पढ़ाई में तुम फिसलते हो और खेल कूद में लगे रहते हो। लेकिन उस माताजी का आपके ऊपर जो प्रभाव है वो प्रभाव बहुत दिखता है। किस तरह का प्रभाव रहा आपकी माताजी का आपके ऊपर? देखिए, माता पिता रहते हैं ना, ये अद्भुत प्राणी हैं। जिंदगी में मैं मानता हूं 2 ही प्राणी ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनका बेटा या उनके बच्चे उनसे बेहतर करें। बाकी सब प्रतिस्पर्धा करते हैं दुनिया में, आपके भाई भी करेंगे, आपके दोस्त भी करेंगे, बातें सब करेंगे, आप समय ज्यादा व्यतीत करेंगे उनके साथ। लेकिन माता पिता 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो जिंदगी भर जिनकी यही इच्छा रहती है कि उनके बेटे उनसे आगे निकलें, और जब बेटे आगे निकलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। मुझे याद है कि जब मुझे पद्मश्री मिला था तो वो इतनी प्रसन्न थी। उन्होंने मुझे एक बात कही, वो शी वाज अबाउट 88, तब 88 साल की थी। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में जिसके बेटे को पद्मश्री मिल जाए उस माँ को और क्या चाहिए। और मैंने भी जब इंटरव्यू दिया, तब मेरे कई इंटरव्यूज हुए थे, NDTV पर भी हुए थे और कई दूरदर्शन पे भी हुए थे। मैंने एक बात कही थी कि पद्मश्री मिलने की खुशी तो एक तरफ से थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात से थी कि मेरी माता के जीते जी मुझे पद्मश्री मिला। तो माता पिता का जो आशीर्वाद रहता है ना, ये लोग, हम लोग कई बार सोचते हैं हम इतना समय देते, माता पिता कहते रहते हैं कि बेटा आ जा जरा थोड़ी देर बैठ, लेकिन वो चले जाते हैं, उसके बाद हमें याद आते हैं। और हम ऐसे लोगों के बीच में जिंदगी के अधिकांश क्षण बिताते हैं जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, जो आपका मन में भला नहीं चाहते। बच्चे हैं खास करके, देखिए जीवन की दौड़ तो बहुत है, आगे बढ़ने की होड़ भी बहुत है, लेकिन माता पिता एक ही बार। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके उत्पत्ति का कारण वे हैं, और आप उसी को अगर नकारेंगे तो जिंदगी में आपको कभी भी आशीर्वाद, प्रसन्नता जो दिल से मिलती है ना, वो कभी भी नहीं मिल सकती। बिलकुल, मला वाटतं आपण जोरदार टाळ्या आणखीन वाजवू शकतो या विचारांसाठी। ज्या प्रकारे सुशील सर आपल्याला सांगतायत की क्रिकेट तर एका बाजूला आहे, देयर इज क्रिकेट, बट क्रिकेट इज सो सिमिलर टू लाइफ, हे सर सांगण्याचा आपल्याला प्रयत्न करतायत। सर, इसको आगे बढ़ाते हैं ये कॉन्वर्सेशन को। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में होने वाला है और कुछ ही महीनों में होगा। आपने 75 की टीम देखी, 1975 में जो पहली वर्ल्ड कप की टीम थी, उसके बाद 79 में देखी थोड़ी सुधारना हुई, 83 में तो चैंपियंस हो गए, 87 में फिर वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, 92 में पहली बार कलर्ड क्लोथिंग में बाहर हुआ, 96 में फिर एक बार सब कॉन्टिनेंट में हुआ। ये सारी टीम्स को जब आप देखते हैं, कंपैरिजन करना तो बिल्कुल गलत है, पर फिर भी जब एरास को देखते हैं तो कंपैरिजन होता है। आज जब ये 2023 के जो संभाव्य प्रोबेबल 20 को आज हम देखते हैं,
कैसे देखते हैं ये 20 को, उन पिछले हुए जो जमाने के जो क्रिकेटर्स थे, कैसे देखते हैं कि ये 20 क्रिकेटर्स क्या फिर एक बार इंडिया को तीसरा वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का दिला सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो विश्व कप मैं मानता हूं जिसने भारतीय क्रिकेट की तस्वीर और भारतीय क्रिकेट की तकदीर दोनों बदल दी, वो है 1983 का विश्व कप। जब कपिल देव के लड़के वहां पर गए थे, उनको लग रहा था कि हम तो क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंचेंगे और हमको शायद, कुछ लोगों ने अमेरिका की, कुछ लोगों ने कनाडा की टिकट करा ली थी ये सोचकर कि हम तो पहले हार जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन जब जीत गए, उस समय देखिए आकाशवाणी ने टीम भी नहीं भेजी। 1982 में मैं पाकिस्तान गया था और 1978 से लगातार मैं जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया भी गया, पाकिस्तान भी गया, शायद मैं जाता वहां पर। लेकिन उस समय भारत में ये समझा जा रहा था कि 50-50 ओवर क्रिकेट है ना, एक तो भारत को कोई मौका नहीं, एक तो ये सोच रहे। दूसरी बात ये थी कि ये कोई क्रिकेट है क्या, ये तो लोग कहते थे पायजामा क्रिकेट है। मुझे याद है कि शास्त्रीय क्रिकेट कहते थे टेस्ट मैच को, और इसको पायजामा क्रिकेट कहते। वक्त अब बदल गया, जैसे आप कह रहे हैं कि वक्त बदलता जा रहा है, तो अब 2020 क्रिकेट आया तो लोग इसको चड्डी क्रिकेट कहने लगे। फिर बाद में अब T20 क्रिकेट के बाद T10 क्रिकेट भी आ गया, तो उससे बाद नीचे कल्पना शक्ति को मैं नहीं दौड़ाना चाहता। बिल्कुल, आपकी जो हिंदी है, आपने ऐसा कहा है कि देवकी नंदन पांडे, इनकी अद्भुत आवाज और आवाज के समाचार सुन के आपकी हिंदी अच्छी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के जो बच्चे कमेंट्री में आना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनको तो अभी अर्णव गोस्वामी और अंजना ओम कश्यप की आवाज सुनते सुनते वो बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो हिंदी का और हिंदी कमेंट्री का भविष्य कहाँ देखते हैं आप? हिंदी कमेंट्री के अलावा मैं तमाम जो हमारी अन्य भाषाएं हैं, जैसे हमारी क्षेत्रीय भाषाएं, जैसे मराठी है, गुजराती है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, ये तमाम भाषाएं, भोजपुरी है, जो भी जिनमें भी कमेंट्री हो रही। देखिए, हमारी भाषाओं की रक्षा कोई बाहर वाला आकर नहीं करेगा। देखिए, सुकरात ने एक बात कही है, किसी भी देश को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले उसकी भाषा को खराब करिए। भाषा खराब होगी तो संस्कार खराब होंगे, संस्कार खराब होंगे तो लोगों के बीच में आपसी भेदभाव पैदा होगा, वैमनस्य पैदा होगा और देश आखिर में गुलामी की जंजीरों में फंस जाएगा। ये सुकरात ने कहा और हम सब मानते हैं इस बात को कि अंग्रेजी में आप जैसे कभी बात करेंगे ना, कोई कहे कि आई इज गोइंग और दे इज कमिंग, तो लोग नाराज हो जाएंगे। आप कोई भी हो, कितने भी बड़े क्रिकेट खिलाड़ी हो, कितने भी बड़े आदमी हो, लेकिन अंग्रेजी वाले खराब अंग्रेजी, व्याकरण की दृष्टि से दोषपूर्ण अंग्रेजी कभी भी सहन नहीं करते हैं। लेकिन हम हिंदी में सहन करते हैं, क्योंकि तमाम लोग क्रिकेट कमेंट्री, आपने जैसे बात की, मैं कहीं सुनता हूँ कई क्रिकेटर्स भी कमेंट्री करते हैं। अभी एक बड़े क्रिकेटर कमेंट्री कर रहे थे और एक खिलाड़ी घायल हो गया, डाइव करने गया और फिर घायल हो गया, लगड़ाने लगा, तो उन्होंने कहा कि अब उनका चाल चलन खराब हो गया है। ठीक है, तो मतलब चरित्र ही खराब कर दिया। अब लोग जो इसकी मामूली बातें जो होती है ना, समझते नहीं। एक कमेंटेटर हमारे साथ थे, विश्वनाथ ने जब पहला शतक लगाया था, पुरानी बात है, उन्होंने कहा कि विश्वनाथ की शतक पर सारा स्टेडियम खड़ा होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ठीक है, तो जो भाषा का बड़ा महत्व है, आप क्या कह रहे हैं वही चीज बोल रहे हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि हर भाषा के न्यूआंसेस जिसको होते हैं ना, वो होते हैं, उसका अर्थ बदल जाता है। अब जैसे एक जो हमारे जो बहुत मुहावरे कहने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने एक बार कमेंट्री की कि उन्होंने कहा कि मालिक मेहरबान तो बंदा पहलवान, ये उन्होंने कहा है ना, मालिक मेहरबान तो गधा पहलवान, पहले उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि मालिक, फिर धोनी ने कुछ चौके लगा दिए, इधर मारा और उधर चले गए, तो उन्होंने कहा मालिक मेहरबान तो धोनी पहलवान। तो किसको किससे रिप्लेस किया? पहले या तो वो कहावत नहीं कहते तो भी ठीक है। तो ये जो भाषा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि लोग एक वाक्य भी सही बोलते नहीं है। और भारत ही ऐसा देश है जहां अपनी भाषाओं को गलत तरीके से बोला जाता है। आप इंग्लैंड में जाइए, अंग्रेजी सही बोलते हैं, स्पेन में जाइए, स्पेनिश सही बोलते हैं, आप चीन में जाइए, मंडारिन सही बोलते हैं, किसी भी देश में जाइए अपनी अपनी भाषा के साथ पूरा सम्मान बरतते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी भाषा से प्यार है। उनको मालूम है कि भाषा लोगों को जोड़ती है।
लेकिन यहाँ तो जो कमेंट्री करते हैं ना, कई क्रिकेटर से मेरी बात होती है, वो कहते हैं अरे हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कैसे भी बोल लो। मूल बात यह है कि लोगों को मालूम होना चाहिए हिंदी भी कोई भाषा है। आप हिंदी को हिकारत की दृष्टि से देख रहे हैं, फिर भी आप हिंदी के सहारे ही पैसा कमाना चाह रहे हैं। ये दोनों चीजें कैसे चलेगी? लेकिन सवाल ये, मैं कई बार क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी बोलता हूं कि भाई आप लोगों ने क्रिकेट के राइट्स बेचे हैं, लेकिन देश की भाषा खराब करने के राइट्स थोड़ी बेचे हैं। तो देश की भाषा खराब करने का किसी को हक नहीं, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगू हो, कोई भी भाषा हो। आता जसं सुशील सर म्हणाले त्याच्यावर आणखीन तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की जेव्हा आम्ही ऑल इंडिया रेडियोला भेटतो कॉमेंट्रीसाठी, जब सर होते हैं, पूरी टीम होती है, तो सर हमेशा ऑल इंडिया रेडियो के मैच के बाद जो क्रिकेट हुआ, जे क्रिकेट आपण पाहिलं, जे क्रिकेट झालं ते तर होतच, ते दिसत असतं, त्याच्याबद्दल आपण वर्णन करतो, पण सरांचं जे भाषेवर अगदी जाणीवपूर्वक लक्ष असतं, ते नेहमी जो फीडबॅक देतात, मग नुसतं हिंदीच नाही, मी इंग्लिशमध्ये कॉमेंट्री करतो सरांबरोबर, तर कुठल्या वेळेला कुठला शब्द तू वापरला असतास तर बेटर झालं असतं, ही जी निरीक्षण शक्ती सरांची आहे ना, ह्या वयातही इतकं शार्प ऑब्झर्वेशन स्किल्स आणि लिसनिंग स्किल्स, हे खरंच म्हणजे ही देवाची देणगी आहे. आणि म्हणूनच आपण त्यासाठी सरांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया. यू नो दॅट लेवल ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, दॅट लेवल ऑफ फोकस, having done commentary for over 51 years with the same level of devotion is absolutely unparalleled. आणि म्हणूनच तर आपण सरांना इथे पाहतो. सर, कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप, अभी 2011 में हमने जीता था 50 ओवर का वर्ल्ड कप, 2015 हो गया, 2019 हो गया, अभी 2023 है. इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे या फैसिलिटीज की बात करेंगे, उसमें तो कोई भी कमी नहीं है. हम आईपीएल देख रहे हैं, बोर्ड्स देख रहे हैं, लोकल एसोसिएशंस देख रहे हैं, जो चाहिए मिल जाता है. आजकल के क्रिकेटर्स को भी आप देख रहे हैं, पुराने जमाने में ट्रेन से सफर करते थे, आज तो हम देख रहे हैं कि कैसे सफर करते हैं. तो सारी चीजें बदल गई है. पर जो वर्ल्ड कप का जब इवेंट आता है, पिछले 2 वर्ल्ड कप में भारत जीत नहीं पाया. ये टाइम 2011 में इंडिया होस्ट थे, इंडिया जीते. 2023 में भी इंडिया होस्ट है, देखते क्या होता है. क्या लग रहा है कि कौन सी परेशानियां टीम इंडिया को सता रही है, क्या चैलेंजेस लग रहे हैं जिसकी वजह से जो धोनी ने किया वो बाकी के कैप्टन्स नहीं कर पा रहे हैं? सर, ये बात तो सही है. देखिए, वो डेडिकेशन जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो बात अब देखने को मिलती नहीं है. हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा पैसा आ गया. देखिए, पैसा आए ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन जब तक मैं हमेशा लिखा भी करता हूं, कहा भी करता हूं कि जब तक आदमी पैसे को चलाए तब तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब पैसा आदमी को चलाने लगे तो आप एक इंसान के तौर पर गिर जाते हैं. तो आजकल यही हो रहा है कि इतना ज्यादा क्रिकेट हो रहा है. अब देखिए, 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप सामने है, वो टीम T20 खेल रही है. अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 खेले, अब आयरलैंड के खिलाफ T20 खेल रहे. मेरा ये भी मानना है कि बहुत ज्यादा आप जब क्रिकेट खेलते हैं, पैसा तो आप बहुत कमाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो आप यंत्र की तरह खेलने लगते हैं. जब काम एक जैसा काम रोज रोज करते हैं ना, तो आप यंत्रवत उस काम को करने लगते हैं. तो जब यंत्रवत करने लगते हैं तो आपकी जो रचनात्मकता है, आपकी क्रिएटिविटी, जो पावर ऑफ क्रिएटिविटी, वो कम होती है. और देखिए, क्रिकेट भी एक कलाकार, क्रिकेटर भी एक कलाकार होता है, और क्रिएटिविटी इसमें बहुत बड़ी, स्ट्रोक्स कैसे क्रिएट करना, ये सोचना कि ये बॉलर यहाँ पर कर रहा है बॉलिंग और इसके लिए फील्ड ऐसी जमाई, तो उसको कैसे बेचना, कैसा फुटवर्क करें कि उसको उस तरफ नहीं खेले, दूसरी तरफ खेलें. क्योंकि देखिए, तरकीबों की काट तरकीबों से ही होती है. क्रिकेट उतना आसान खेल नहीं जितना दिखाया जा रहा है कि उधर से बॉलिंग की और इधर से मारा. इसमें बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारा दिमागी खेल इसमें चलता रहता है, और तमाम योजनाओं को आप मैदान पर किस तरह कार्यान्वित करते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है. तो ये तमाम चीजें आप तब कर पाते हैं जब आप कम खेलें. इतना नहीं खेलें कि सुबह से रोज 30 में से 25 दिन खेल रहे हैं, तो आप बस जाते हैं और रोज के ऑफिस की तरह चले गए, काम किया और वापस आ गए. तो वो क्रिएटिविटी जो होती है ना, जो योजनाओं को कार्यान्वित करने की, वो फिर हो नहीं पाती. फिर ध्यान तमाम अनुबंधों पर भी रहता है कि भाई वो भी शूटिंग करनी है, ये भी काम कर रहा है, तमाम चीजें. ये जो हम सोच रहे थे कि क्रिकेट खिलाड़ियों का भला होगा,
वो अब एक तरह से वही चीजें हमारे स्तर को कम करने लगी। तो ये एक सोच का विषय है, तो कहीं ना कहीं संतुलन बैठेगा। देखिए हर चीज का एक संतुलन बैठता है, कभी चीजें उस पराकाष्ठा पर पहुंच जाती फिर वापस आ जाती, तो कहीं ना कहीं संतुलन आएगा जरूर इसमें। हे संतुलन आहे, संतुलनाचा विषय निघाला म्हणून हे संतुलन सुशीलजींमध्ये आलं कुठून? जन्म राजस्थानचा आहे, नंतर सगळी जडणघडण मध्य प्रदेशातली आहे, आणि आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट वाटायला पाहिजे महाराष्ट्राचे जावई आहेत ते. धोंडे जेवणासाठी आपण जावयाला बोलवतो ना, त्याच पद्धतीने ते आता महाराष्ट्रात आलेले आहेत. माझा प्रश्न थोडासा वेगळा असणार आहे, बघूयात या प्रश्नाचं ते काय उत्तर देत आहेत ते. आपने क्रिकेट की अलग सी परिभाषा हिंदी में बनाई, और वो परिभाषा बनाते समय आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको उसमें अपने पिरोया था. जैसा कि आपके दो दोस्तों का नाम जो है, एक का केवल है, दूसरे का संतोष है, तो आपने ऐसा बनाया कि यहाँ बैट्समैन 2 रन ले सकते थे, लेकिन केवल एक ही रन पे उन्होंने संतोष किया, तो 2 दोस्तों के नाम आ गए. वैसे और एक फ्रेज उन्होंने बनाई, सीमा रेखा के पार, और बहुत पॉपुलर फ्रेज रही. सीमा रेखा के पार में रेखा जो नाम है वो तो इनकी धर्मपत्नी का है, ये सीमा जो नाम है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फ्रेज कैसे बनी? बहुत सारी परतें खोल रहे हैं आप हमारी. तो देखिए मैंने सोचा कि जैसे अनुवाद करते हैं ना, कि मैंने भी सोचा कि अनुवाद करें, तो बाउंड्री लाइन बोलता था, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, तो मैंने सोचा कि सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए बोलें. तो पत्नी को तो इतनी दिलचस्पी क्रिकेट में है नहीं, तो जब वापस आए तो उन्होंने एक बड़ा मासूम सा सवाल किया. उन्होंने कहा कि भैया ये रेखा तो मैं हूं, ये सीमा कौन है? तो अब खैर जो नहीं रही उसका तो अफसोस है मुझे, लेकिन फिर भी ये ऐसा सवाल. और मुझे एक बार और याद है कि उनकी एक सहेली पूछ रही थी उनसे कि ये आप इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करते हैं, आपके पतिदेव, तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं? तो उन्होंने कहा कि बेचारे बोल पाते होते तो इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री क्यों करते हैं. ये भी एक बात है. और एक बात और, मुझे तो काफी, जैसे पत्नियों की आदत रहती है, काफी कोसते हैं ना अपने पति को, अगर वो कोसे नहीं तो उनका मन भी नहीं लगता और पति का मन भी नहीं लगता कि कोस रही है तो चलो अच्छा आज बराबर है सब कुछ. तो मैंने उनको ये कहा कि चलो आप तो, मैंने मजाक में कहा कि आप तो फिर भी कोस ही रही हैं, लेकिन सुकरात की पत्नी ने तो उन पर गर्म पानी की पूरी बाल्टी डाल दी थी, तो आप तो बहुत अच्छी हैं उस मामले में. तो बड़ी नाराज हो गई. उन्होंने कहा मैं अभी आती हूँ. मैंने कहा आप कहाँ जा रही हैं? तो बोले कुछ नहीं, अंदर से गर्म पानी की बाल्टी लेने जा रही हूँ ताकि एक मामूली कमेंटेटर को सुकरात बना सकूं. किती सहजतेने सुशील सर आता वैवाहिक जीवन आणि क्रिकेट ह्याच्यामध्ये पण जी तुलना त्यांच्या पद्धतीने जे करतात, बघा ऐकायला किती छान वाटतं. म्हणजे विचार करा की तुम्ही त्यांच्या बाजूला बसून कॉमेंट्री करताय आणि एखाद्या गोष्टीचं वर्णन, म्हणजे एखादा कॅच जरी सुटला किंवा एखादा खराब शॉट जरी मारला तरी सरांचं वर्णन असं असतं की तो खरंच आपल्यालाही विचार करायला लावतो की तो शॉट खरंच खराब होता का काय झालं. मग शब्दांवर प्रभुत्व जे असतं आणि खास करून हिंदी भाषेवर प्रभुत्व, आता तुम्ही साधारण मला वाटतं एक अर्धा पाऊण तास सरांचं जे प्रश्नांची उत्तर देत आहेत त्यात एकही इंग्रजी शब्दाचा वापर नाही. आजच्या काळामध्ये किती मोठी गोष्ट आहे आणि किती सरळतेने सर जेव्हा बोलतात तेव्हा खरंच ऐकण्याची ती खरंच एक पर्वणी असते. सर ये कॉन्वर्सेशन जो है 2011 का वर्ल्ड कप हो गया, इसको आगे लेके जाते हैं. आपने उस दौर को देखा है, जैसे सुनील गावस्कर हो गए, गुंडप्पा विश्वनाथ हो गए, दिलीप वेंगसरकर हो गए. इनका जो फुटवर्क था स्पिनर्स के खिलाफ, फास्ट बॉलर्स के खिलाफ तो था ही, पर खास करके स्पिनर्स के खिलाफ, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया में होने वाला है, ये स्पिनर्स के खिलाफ इनका फुटवर्क बहुत अच्छा था. एक समस्या जो करंट इंडियन टीम को सता रही है, मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे कौन बैटिंग करेगा? तब स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं, मीडियम पेसर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं. क्या लगता है सर आपको ये समस्या कहां से आ गई कि फुटवर्क की वजह से मिडिल ऑर्डर बैटर्स को, स्पिनर्स को खेलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? ये सही बात है. ये इसके कारण अपने जो पिचेस खास करके आईपीएल के जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, टेस्ट मैच में 75 मीटर की बाउंड्रीज, यहाँ पर आईपीएल में 58 मीटर की बाउंड्री.
तो वो क्या बाउंड्रीज ऐसे ही अगर मिस टाइम हिट्स भी होती है ना, वो बाउंड्री लाइन के बाहर सिक्सर चले जाते हैं। तो उनकी आदत वैसे बिना फुटवर्क के भी मारते हैं, चिप शॉट भी मारते हैं तो छक्के के लिए चली जाती। तो उनकी आदत ही वैसी पड़ गई कि वहां तक पहुंचते नहीं, फुटवर्क वैसा होता नहीं, और दूसरा वैसी आदत भी नहीं रहती। दूसरी बात ये है कि जो तेज गेंदबाजों को खेलने की इनको आदत तो पड़ गई है, लेकिन स्पिनर्स के खिलाफ विकेट दे रहे हैं, ये एक भारतीय क्रिकेट में कभी भी नहीं होता था। भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को हमेशा बहुत अच्छा खेलते रहे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि स्पिनर्स भारतीय बल्लेबाजों की विकेट ले रहे हैं। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि पहले जो आपने सुनील गावस्कर की बात की या तेंदुलकर की बात की, ये तो जैसे कहते हैं ना कि दादागिरी से बल्लेबाजी करते थे, कि वो आगे निकल जाते थे, गेंद की पिच तक आते थे, फुटवर्क बहुत अच्छा था और गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पहचान लेते थे। अब ये क्या, आजकल बल्लों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई। वो पहले तो मुझे याद है कर्नल जी के नायडू साहब और मुश्ताक अली साहब ही बताते थे मुझे कि बल्ला लाते थे और उसकी छिलपटें निकल जाती थी और उसको मतलब तेल पिला पिला के उसका स्ट्रोक खोला जाता था, फिर भी वो छक्के मारते थे कि बहुत ताकत लगती थी उसमें। अब तो ऐसा है कि आप मिस टाइम स्ट्रोक भी छक्कों के लिए जा रही थी। बहुत सारे फर्क आ गया क्रिकेट में, तो बल्लेबाजी की कला का तो नुकसान हुआ। इसीलिए हम देखते हैं कि शुभमन गिल जैसे यहाँ भारत में खेलते हैं तो ऐसा लगता है डॉन ब्रैडमैन की तरह खेल रहे हैं, लेकिन जरा सा बाहर गेंद हिलना शुरू हुई या गेंद टप्पा खाकर थोड़ी रुक कर आना शुरू हुई तो उनकी बल्लेबाजी, वो टेक्निक नहीं है, तो वो क्या सोचते हैं गेंद की लाइन में अगर आकर मार दिया तो चौका छक्का हो ही जाएगा। लेकिन विदेशों में, खास करके वेस्ट इंडीज में हमने देखा, रुक कर आ रही थी गेंद, टप्पा खाकर थोड़ी ठहर कर फंसी हुई आ रही थी गेंद, तो वो खेल नहीं पा रहे थे। तो ये जरा सी मुश्किल परिस्थितियां होती ना, तो उसमें जैसे कहते हैं ना कि फूलों के बिस्तर पर सोने वालों को कांटों की जरा सी चुभन हुई कि वो परेशान हो जाते हैं। शुभमन गिल का नाम आपने लिया तो मेरा एक अलग सा सवाल है। ऐसा हम देखते हैं कि क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों का चोली दामन का साथ रहा है। जो क्रिकेटर्स है और जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस है, उनके ऊपर उनके बीच में का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अलग तरह का बॉन्डिंग रहा है। टाइगर पतौड़ी और शर्मिला टैगोर, अजरुद्दीन और संगीता बिजलानी, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, हम देखते हैं शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, इनका भी है। तो जैसा क्रिकेटर जितना बड़ा होता है, उसका नाम होता है, उसका अहदा बड़ा होता है, और जो भी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस उनके पीछे लग जाती हैं, उनका रिलेशनशिप बनता है, ऐसा कमेंटरों के साथ नहीं होता है क्या? अभी तक हुआ नहीं है या आगे बनने वाला पता नहीं, कुछ क्या है? भाई मैं तो चाहता था कि ऐसा कुछ हो, मगर हुआ ही नहीं। लेकिन ठीक है, मेरे साथ समस्या दूसरी हो गई कि जब मैं दर्शनीय था तब मुझे दिखाया नहीं गया, क्योंकि रेडियो पे कमेंट्री करता था। और अब श्रवणीय हो गया हूं तब मुझे दिखा रहे हैं, तो फायदा होता नहीं, फायदे के बजाय नुकसान होता है। तो ये भी फर्क है। लेकिन एक बात बताता हूँ, मुझे बहुत दुख होता था इस बात का कि देखिए मैं कमेंट्री करता था, मैं 27 साल 25 साल का था, मैं सोच रहा था कि खूबसूरत लड़कियां मुझे फोन करेंगी या मेरे लिए चिट्ठियां लिखेंगी, लेकिन उनको पता नहीं होता था, उनको पता नहीं था कि 25 साल का है कि 27 साल का। तो 30 साल की लड़कियां मुझे लिखती थी कि आप मुझे अपनी पुत्री समझकर कमेंट्री सिखा सकते हैं क्या? तो अब देखिए दिल पर कितना बड़ा पत्थर रखकर सब बात करनी होती थी। तो ये सब होता है, बट डजंट मैटर। जिंदगी फिर भी बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि मैं कई बार ये सोचता हूँ, मजाक की बात छोड़े, कई बार ये सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी से अगर क्रिकेट कमेंट्री निकाल दें तो जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं। मुझे लगता है मैं बना ही क्रिकेट कमेंट्री के लिए हूँ। और मुझे याद है कि एक बार मुश्ताक अली साहब जो पद्मश्री की उपाधि से प्राप्त थे, अब तो रहे नहीं, बहुत बड़े आदमी थे, इंग्लैंड में उन्होंने अपनी जिंदगी के जो इंग्लैंड में जाकर पहला भारतीय थे वो जिन्होंने शतक लगाया, तो पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लैंड की भूमि पर शतक लगाया। एक समारोह में चूंकि मैं भी मौजूद था, तो उन्होंने कहा था कि देखिए मुझे तो भेजा है बल्ला लेकर बल्लेबाजी करने के लिए, लता मंगेशकर को भेजा है गाना गाने के लिए, और ये सज्जन सुशील दोषी जो है ना, इनको भेजा है हिंदी की क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए। तो मैं कभी भूलता नहीं, मेरा नाम तो उन्होंने इसलिए लिया चूंकि मैं वहां बैठा था। मैं तो उनके समकक्ष तो था नहीं, लेकिन फिर भी
उनको उनका ये कहना कानों को बहुत भला लगा। और मेरे माता पिता भी थे वहां पर, तो उनको तो खैर माता पिता को बच्चे के बारे में कही गई हर अच्छी बात भली लगती है, तो चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन ठीक है, वो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता, कुछ कहानियां जरूर मैं बताना चाहता हूँ जो रह जाएगी शायद बाद में, कि 1982 में हम लोग पाकिस्तान गए। मैं 2 बार पाकिस्तान गया हूँ, 1978 और 1982 में। तो 1982 की मैं एक कहानी का जिक्र जो मेरे किताब में भी मैंने किया है, उसमें क्या था कि भारत तो हार रहा था और भारत की बड़ी किरकिरी हो रही थी और सारी अंपायरिंग वगैरह सब बहुत खराब हो रही थी। तब एक शाम को भारतीय क्रिकेट टीम ने सब लोगों को वहां लाहौर में पार्टी दी थी, और पार्टी में बड़े बड़े लोगों को बुलाया था, लाहौर के जितने भी डिग्निटरीज थे सबको बुलाया था। तो मैं भी वहां खड़ा हो गया, सुनील गावस्कर खड़े थे, फतेह सिंह गायकवाड़ थे हमारे मैनेजर और बड़े लोकप्रिय थे बड़ौदा के महाराज। तो वो उनको सब लोग जानते थे वहाँ कराची और लाहौर में, और बड़ी इज्जत थी उनकी। और उन्हें भेजा ही इसलिए गया था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हों। तो जब हम खड़े थे तो अचानक एक भीड़ आई अचानक, और एक आवाज उठी कि वो आ गई, वो आ गई। तो मेरे भी कान खड़े हो गए, कौन आ गई भाई। तो फिर मैंने देखा कि एक मध्यम उम्र की एक महिला, बड़ी ग्लैमरस और बड़ी तड़क भड़क वाली पोशाक पहने वहां पर आई, और सब तरफ चहल पहल मच गई, गहमा गहमी का वातावरण हो गया कि वो आ गई, वो आ गई भाई, वो आ गई। तो फिर सुनील गावस्कर को इन्होंने बताया कि भाई ये हमारे सुनील गावस्कर साहब हैं, आप तो इन्हें जानते ही होंगे। उस महिला को कहा, फतेह सिंह गायकवाड़ ने। तो उन महिला ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तो इनको नहीं जानती, मैं तो इमरान खान और जहीर अब्बास को जानती हूँ। तो वो थोड़ा सकपका गए गायकवाड़ साहब। तो उन्होंने फिर सनी भाई को कहा कि भाई आप तो इन्हें जानते ही होंगे, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहां है। तो सनी भाई जितने छोटे कद के हैं लेकिन जितने ऊपर हैं जमीन से, उससे ज्यादा जमीन के नीचे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, हम इन्हें तो नहीं जानते, हम तो लता मंगेशकर को जानते हैं। ये कहानी में जरूर, ये इसके लिए बड़ा साहस लगता है। देख, विदेश